और दाई के बेटे और बहू भी काव्या को अपने परिवार की सदस्य मानते थे। एक शाम काव्या दाई के पास आके उनसे उनके हालचाल के बारे में बात कर रही थी। दाई माँ, आज आपकी तबीयत कैसी है? आप कहें तो आपकी पैरों की मालिश कर दूं? अरे नहीं नहीं बिटिया, बहुत कर ली तूने सेवा। अब इस बूढ़ी की इतनी भी ध्यान मत रख, कुछ ध्यान अपने ऊपर भी दे। अब तू बड़ी हो गई है, सब कुछ अकेले ही कर लेती है। बस दिल चाहता है कि तुझे कोई तेरे सहारे के लिए अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। अरे दाई माँ, आप भी ना ये सब क्या बोलती रहती है। मैंने अभी वो सब नहीं सोचा। अभी तो मुझे आपकी और भी सेवा करनी है। और वैसे भी आजकल तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं तो मुखिया जी के वहाँ ताम पर लगी रहती हूँ। मुखिया जी की पत्नी बीमार रहती है ना, इसीलिए जब भी समय मिलता है आपके पास आ जाती हूँ। कुछ समय ऐसे ही दाई और काव्या बात करते हैं और काव्या दाई की हालचाल देख के अपने घर चली आती है। और घर आकर वो अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह जब वो मुखिया के घर काम के लिए निकलने वाली होती है तो तब अचानक सुबह सुबह उसके मामा मामी आ गए। उसे अपने घर के बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज आता है और वो ये सुन के बाहर आई तो देखा उसके मामा और मामी खड़े थे। दोनों के चेहरों पर बनावटी मुस्कान, मगर आंखों में कुछ और ही चमक थी। अरे मामा मामी, आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? उसकी मामी सीधा उससे जमीन की बात छेड़ देती है। अरे बिटिया, तू अब तो बड़ी हो गई है, 18 बरस की हो गई। हमने सोचा अब जरूरी बातें करनी चाहिए। तेरे बापू की जमीन का क्या होगा? कुछ सोच विचार किया है तूने? मैं जानती थी आप लोग कभी न कभी ये बात बोलोगे ही। वैसे क्यों मामी, जमीन तो बाबा की थी, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसी पर काम करूंगी जैसे वो करते थे। लेकिन आपको उससे क्या? देख बिटिया, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लड़कियां अकेली होके जमीन नहीं संभाल सकती। हम तेरे अपने हैं, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। जमीन हमारे नाम कर दे, हम तेरे हिस्से की देखभाल करेंगे। तो निश्चिंत होकर हमारे साथ रहे। और ये जमीन भी तेरे पिता को अपने शादी के समय हमारे घर से दिया गया था। तो अब तू अकेले ये सब नहीं संभाल सकती है। अब हम तेरी मदद करेंगे ना। काव्या की आंखें भर आईं, मगर आवाज में दृढ़ता थी। मामा, जब मेरे बाबा जिंदा थे तब आपने एक बार भी हमारे घर का रुख नहीं किया। ना मेरे जन्म पर आए, ना ही माँ के देहांत हो जाने के बाद हमारे घर आकर हमारी मदद की। अब जब वो चले गए हैं तो आप मेरे भले की चिंता करने लगे। क्या सच में मेरा भला ही चाहते हैं या जमीन का हिस्सा? और जब बाबा जीवित थे तब तो उन्होंने इस बारे में कभी नहीं बोला कि ये जमीन आप लोगों की देन है। मामी का चेहरा तमतमा उठा। वो बोली, अरे ओ बदतमीज लड़की, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। हम तेरे माँ बाप के रिश्तेदार हैं और तू हमें ऐसे जवाब देती है? तेरी जैसी लड़कियां ही बदनामी लाती हैं खानदान में। हम तो तेरी ही भले के लिए आए थे ना। बदनामी तो लालच से आती है मामी, और लालच तो आपके आंखों में साफ दिख रहा है। मेरे बाबा ने कहा था, जिसके मन में धोखा हो उसके हाथ की रोटी भी जहर बन जाती है। आप दोनों अब मेरे घर के दरवाजे से बाहर जाइए। ये जमीन मेरे पिता का आशीर्वाद है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, तो अब तू हमें भगाएगी? ठीक है बेटिया, याद रख, इस गांव में तेरी जुबान से पहले हमारी बात सुनी जाएगी। हम ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे हमारी रिश्ता अच्छा है। याद रख, हम ठाकुर से मदद लेकर ये जमीन ले सकते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। काव्या के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए, पर उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। अरे जाओ मामा, जाओ मामी, कितना प्यार करते हो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग तो बस लालच की वजह से यहाँ आए हो। लालच के मारे आप लोग शर्म और इंसानियत दोनों भूल गए हो। लेकिन याद रखना, मैं गरीब हूँ, अकेली हूँ, मगर कमजोर नहीं। ये सुन के वो दोनों बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। काव्या कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे मगर चेहरे पर हिम्मत थी। अब मैं रोने वाली नहीं। बाबा ने सिखाया है झुकना नहीं है। माँ बाप नहीं हुआ तो क्या हुआ,
ऐसे ही किसी को आकर बाबा की संपत्ति पर हक लेने देंगे क्या? नाम के रिश्तेदार हैं, लालची हैं सब। कुछ समय बाद काव्या धीरे धीरे चलती हुई मुखिया जी के घर पहुंची। आज जरा देर हो गई थी। मुखिया जी आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। बेटिया, आज देर कैसे हो गई? हर दिन तो सूरज निकलते ही आ जाती है तू। आज कुछ परेशानी हो गई है क्या बिटिया? काव्या ने सिर झुका लिया और दुखी मन से बोली, माफ करना मुखिया जी, कुछ घर की बातों में उलझ गई थी। मुखिया ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बिटिया, तू रोई है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? पहले तो तुझे ऐसे नहीं देखा है। काव्या अब चुप न रह पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे सब बता देती है, कैसे मामा मामी आए, जमीन मांगने लगे, कैसे झगड़ा हुआ और कैसे उसे धमकी दी गई। मुखिया जी की आंखें लाल हो गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। हद होती है लालच की भी। तेरे बापू मेरे पुराने साथी थे। उनकी जमीन पर किसी का हक नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं मुखिया जी, आप इन सब में मत पड़िए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे माँ बाबा की मेहनत पर हाथ न डाले। बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं खुद पंचायत बुलवाऊंगा। तेरे मामा मामी को सामने बिठाऊंगा। जो झूठ बोलेंगे वही जमीन छोड़ेंगे। वो जमीन तेरी पिता की ही है, किसी ने भी उसे नहीं दिया। उसने मेहनत से खरीदी थी। तेरे बापू ने गांव को कभी धोखा नहीं दिया। अब गांव उनके नाम पर कभी कलंक नहीं आने देगा। काव्या की आंखों में राहत उतर आई। वो बोली, भगवान आपका भला करे। मुखिया जी, आपने मेरी चिंता थोड़ा दूर कर दिया। अरे बेटी, मैं भी तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मुझे पता है कि बिन माँ बाप के तो कैसा महसूस करती होगी। और हाँ, जिसे अपने बाप का नाम संभालना आता है उसे गांव का आसरा हमेशा मिलता है। धन्यवाद मुखिया जी, मेरे विषय में इतना सोचने के लिए। आपने मुझे अपने बेटी की तरह देखा है। आप जैसे अपने लोगों की वजह से ही तो मुझे इस दुनिया में संघर्ष करने में हिम्मत मिलती है। काव्या ये सब बोलकर मुखिया के घर पर काम में लग जाती है। और कुछ समय बाद उस शाम काव्या जब घर लौटी तो उसके मन में डर नहीं, भरोसा था। अगले दिन दोपहर की धूप खेतों पर झिलमिला रही थी। काव्या आज मुखिया के घर नहीं जाती है। उसने आज का काम पहले ही करके आज घर पर रुकती है और अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर दाल रख रही होती है कि तभी दरवाजे पर थक की आवाज आई। काव्या बाहर आकर देखती है, उसकी मामा सफेद धोती में, साथ ही मामी, और उनके पीछे खड़ा था गांव का सबसे लालची ठाकुर विक्रम सिंह। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी, जैसे किसी की तकदीर पर राज करने आया हो। अरे मामा मामी, आप लोग फिर आए? कल ही तो बात हुई थी, अब और क्या बाकी रह गया? अरे बिटिया, बात तो कल हुई थी, पर अब हम अच्छे से तेरे बारे में सोच के तेरे भविष्य के बारे में बात करने आए हैं। देख, हमने ठाकुर साहब से बात की है। वो तुझे बहुत समझदार मानते हैं। कहते हैं कि तू अगर जमीन उनके हवाले कर देगी तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। जमीन उनके हवाले कर दूं? क्यों? क्या ठाकुर साहब मेरी माँ बाबा से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए? बेटिया, बात ज्यादा जरूरी की नहीं, सूझबूझ की है। तेरे बाबा ने ये जमीन तेरे मामा के घर से शादी के वक्त ली थी। अब वो चले गए तो हक उनके परिवार का बनता है। तू जवान लड़की है, अकेली है, जमीन संभालना तेरे बस की बात नहीं है। गांव में कितनी बुरी नजरें रहती हैं लोगों की, जुबान बुरी होती है। काव्या ने ठंडी सांस ली, फिर सीधे ठाकुर की आंखों में देखकर बोली, ठाकुर साहब, लोगों की जुबान बुरी होती है, पर उससे भी बुरा होता है लालच। और ये जो झूठा बोल रहे हैं ना, वो मेरे बाबा की आत्मा तक को दुख पहुंचा रहा है। पर उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि मेरे अपने मामा मामी ही मेरे ज़मीन के लालच में है। मेरे बाबा ने वो ज़मीन अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, ना किसी से भीख मांगी, ना किसी का कर्ज लिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। कल की आई लड़की, तुझे पता ही क्या है जमीन जायदाद के बारे में, और तू हमें सिखाएगी कि जमीन किसकी है? हमने ही तो तेरे बापू की शादी में दान दिया था ये खेत। आपसे बहस नहीं करनी है मामा। आप अपने रिश्ते के साथ इंसानियत भी भूल गए हो।
आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि ये ज़मीन आप लोगों ने माँ बाप को दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा ने ये ज़मीन किससे खरीदी थी। उन्होंने मुझे बताया था एक दिन कि गांव के गजाधर काका से उन्होंने अपनी जमा पूंजी से ये ज़मीन खरीदी थी। अगर आपको ज़मीन चाहिए तो कल सुबह सबूत के साथ पंचायत में हाजिर हो जाइएगा। ओहो, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तेरी माँ भी ऐसी ही थी, इसलिए जल्दी चली गई। और कौन सी पंचायत की बात कर रही है? अब क्या हमारी जमीन का फैसला पंचायत करेगी? काव्या की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने गुस्से से कहा, इस गांव का हर फैसला पंचायत लेती है और अब ये फैसला भी कल पंचायत में ही होगी। कल सुबह आप लोगों को बुलावा आ जाएगा। कल सुबह आ जाइएगा। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप लोग निकल जाइए यहाँ से। काव्या के ये सब बोलने के बाद सब थोड़े चिंता में आ जाते हैं और गुस्से में सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद विक्रम सिंह काव्या के मामामी से बोलता है, अरे तुम दोनों क्या मुझे यहाँ बेइज्जत करवाने लाए थे? देखा कैसे मुंह पे जवाब देती है लड़की। उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। देख लूंगा उसे मैं। विक्रम सिंह जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आपको ऐसे जवाब देगी। अब हमें ये सोचना होगा कि कल पंचायत में क्या किया जाए। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, भाड़ में जाए पंचायत। अरे क्या कोई सबूत भी है तुम लोगों के पास जो कल पंचायत में मुंह उठा के जाऊंगा? देखा नहीं लड़की कैसे आत्मविश्वास से बोली कि उसकी जमीन किसी की देन नहीं। जरूर उसके पास कोई सबूत है। मैं नहीं जाऊंगा समाज के सामने अपना इज्जत खराब करने। तुम लोगों की घर की बात है, तुम लोग ही देखो। विक्रम सिंह ये बोल के गुस्से से वहां से चले जाते हैं। और काव्या की मामी भी हताश होके अपने घर के लिए निकले। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के कुछ लोग थे और काव्या और उसके मामी भी मौजूद थे। काव्या बेटी, सबके सामने बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है और कौन तुम्हें परेशान कर रहे हैं। गांव वालों, आप सभी जानते हैं कि मैं जहां रहती हूँ वो मेरे माता पिता की मेहनत से खरीदी हुई ज़मीन है, लेकिन मेरे मामी दावा करते हैं कि वो ज़मीन उनकी है, जो कि मेरे माँ बाप के शादी के समय उनको मिला था। कि लोग सोचते हैं कि मैं तब जन्मी नहीं थी, तो ये लोग झूठ बोल के वो ज़मीन हथिया लेंगे। अब इस बात का आप लोग ही फैसला करो। ये क्या बोल रहे हो काव्या बिटिया? ये जमीन तो तुम्हारे पिता ने मुझसे कई वर्ष पहले खरीदा था। हमें पता है वो जमीन तुम्हारे पिता को किसी ने भी दान में नहीं दिया था। तुम्हारे मामा मामी झूठ बोल रहे हैं और तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये सुन के काव्या के मामा मामी बिल्कुल चुप खड़े थे। उन्हें पता था कि पंचायत में ऐसा ही होगा। वे लोग तो बस काव्या को अकेले देख और ज़मीन के बारे में नहीं जानती सोच के फ़ायदा उठाने आए थे, लेकिन अब वे लोग पंचायत के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी। अब नहीं चाहिए ज़मीन। हमें माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, हम लालच में आ गए थे। अब से दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही बहन की बेटी को बेघर करने निकले थे। आखिर क्यों तुम लोग लालच में अंधे हो गए, जबकि इस लाचार बच्ची को तुम्हें ही सहारा देना चाहिए था। अरे तुम मामा हो इसके, और तुम ही कितने स्वार्थी हो। इस बदकिस्मत बच्ची को नेती ने कितना दुख दिया है और तुम लोग भी इसे ही दुख देने आ गए। सच में ये बच्ची बहुत बदकिस्मत है, जिसको कभी भी अपनों से प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन अब इसके साथ हम सब गांव वाले हैं। अब ये कभी अकेली नहीं रहेगी। अब से इसके बदकिस्मती के दिन खत्म। मुखिया ने काव्या की मामा मामी को बहुत कुछ सुनाया और सब गांव वालों ने उनकी कठोर निंदा किया। और कुछ समय बाद उसके मामा मामी शर्म के मारे वहां से चले गए और इधर काव्या ने अपनी साहस और सूझबूझ के लिए गांव वालों के मन में अपना स्थान बना ली और सब गांव वाले और मुखिया ने मिलके काव्या को न्याय दिला दिया।